चेक. ओके. चेक. So very good afternoon to all my dear friends. चेक चेक. चेक चेक. ठीक है. अभी नहीं नहीं, आवाज़ कुछ अलग आ रही थी. देख, चेक कर. पता नहीं, मुझे अलग लग रही है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. इज द साउंड क्लियर फॉर द वर्चुअल स्टूडेंट्स? उनके लिए सही है क्या? आप लोगों को कुछ लग रहा है आवाज अलग आ रही है? आपको पता ही नहीं, आज पहला दिन है. चेक चेक. ठीक. चलो शुरू करते हैं. सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल. कैसे हो आप लोग सब? कैसा लग रहा है फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करके? बहुत अच्छा. चलो बेस्ट है. मुझे भी म्यूचुअल फीलिंग है. इट्स वंडरफुल टू स्टार्ट अ फेस टू फेस, दैट इज अ लाइव स्ट्रीमिंग बैच विथ यू ऑल. और एक अलग सा पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है. ऐसे ऐसे जैसे एग्जामिनेशन के पहले जैसा आपको होता है ना, वैसे सेम फीलिंग मुझे हो रही है ये बैच लेते वक्त. नहीं तो पिछले 1-1.5 साल से बस मेरा साथी कैमरा और मैं ही रहा करते थे. अभी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा कमिटमेंट ले लिया है मैंने आप लोगों का. तो चलो साथ में हम लोग CA फाउंडेशन लॉ पढ़ने वाले, बहुत मज़ा करेंगे. बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए सोच के रखी है. बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग. पढ़ाई करेंगे, लर्निंग करेंगे, टेस्ट लेंगे, रिविजन्स लेंगे. बहुत सारी चीज़ें जो है ये क्लास में होने वाली है. एंड बिलीव मी, जितना मज़ा इस बैच को प्रिपेयर करने के लिए मुझे आया है, आई एम 100% श्योर उतना ही ज़्यादा मज़ा आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में आएगा CA फाउंडेशन लॉ. अच्छा, पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, ये जो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्या आप लोग जानते हो? कभी किसी ने कुछ लेक्चर्स पहले देखे हैं, कुछ सर्व किया है, या आज पहला दिन है? किया है या नहीं किया है? कुछ भी किया है? कुछ तो किया होगा ना. मेरा नाम सुना है? नहीं तो शुरुआत वहां से करती हूँ. नाम तो सुना ही होगा. आई एम CA अंकिता पटनी एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल पेपर नंबर 2 ऑफ CA फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉ. बेसिकली आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है. बट ये 100 मार्क्स जो है, इट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स. 100 मार्क का पेपर है, बट ये 100 मार्क का जो पेपर है उसमें 2 चीजें रहने वाली है. पहला एलिमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस लॉ, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 60 मार्क्स आउट ऑफ 100. And the remaining 40 marks is going to be BCR, Business
करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बेसिकली उसमें आपको ये बताया जाने वाला है कि ग्रामर से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। सो बेसिकली जो आपने स्कूल में इंग्लिश में किया था वैसी कुछ चीजें जो है आपको रिमेनिंग 40 मार्क्स के सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली है। अब ये पूरा 60 मार्क्स का जो पेपर है सेक्शन 1 में बिजनेस लॉ, इसमें आपको पढ़ाए जाने वाले हैं 5 एक्ट्स। देखो आई नो लॉ इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू ऑल, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने लॉ को पढ़ा नहीं था। मैथमेटिक्स हो चुका है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, इनफैक्ट अकाउंट्स भी हो चुका है, बट लॉ एक लौता सब्जेक्ट है जो आप सबसे पहली बार सीए फाउंडेशन में देखने वाले हो। इसके पहले आपने लॉ की पढ़ाई नहीं की होगी, करी है आप लोगों ने लॉ की पढ़ाई? नहीं। तो आज इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट एंड जंप इनटू द सिलेबस। सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। लॉ क्या होता है, एक्ट्स क्या होती है, लॉ को कैसे बनाया जाता है, एक्ट को कैसे बनाया जाता है, ये सारी बेसिक चीजें जो है उनके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑफिशियली वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट फॉर यू ऑल, which is the Indian Contract Act 1872. ओके आप सब लोगों ने जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे आप मेरे फेस टू फेस बच्चे हो और इवन माय वर्चुअल स्टूडेंट्स, ओके, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग, ओटीटी, आप सब लोगों को मेरी बुक्स दी जाने वाली है और इसी बुक्स में से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो यू नीड नॉट वरी, आपको कोई भी दूसरा मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज जो है एग्जामिनेशन में इन्हीं बुक्स में से पूछी जाने वाली है। एक बुक बता सकते हो? जो कुछ भी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, वो इसी बुक में से पूछा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बुक है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो बुक मैंने बनाई है, ये बनाई है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल ओनली। इसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं डाला है, बस प्रेजेंटेशन अपना है, बाकी कंटेंट जो है इंस्टीट्यूट का ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने अगर कुछ मटेरियल बनाया है, वो एक्सपेक्ट करती है वही चीजें आप सीखो, समझो, लर्न करो और एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करो। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस मटेरियल ओनली। सिर्फ मैंने क्या किया है, मेन बुक के साथ साथ आपके लिए बनाई है एक क्वेश्चन बैंक और एक समरी चार्ट बुक। क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, इंक्लूडिंग द स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, द रिवीजन टेस्ट पेपर्स, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट किया है अकॉर्डिंग टू एवरी एक्ट एंड इट्स यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर बुक है, आई विल ओपन द बुक फॉर यू ऑल सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल टू रेफर। ये देखिए, ऐसी कुछ आपकी बुक होगी। 5 एक्ट्स है आपके सिलेबस में। कितनी एक्ट्स है बोले तो? 5। तो अगर आप देखोगे पहली वाली एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें आपको एक्चुअली देयर आर 6 यूनिट्स। ये वाली पुरानी बुक होगी। देयर आर 6 यूनिट्स इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड देयर इज वन मोर यूनिट रिलेटिंग टू कॉन्टिजेंट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक एक्ट में बेसिकली आपको 6 यूनिट्स है। क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, इन्हीं एक्ट को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और यूनिट्स के हिसाब से क्वेश्चंस मैंने प्रेजेंट किए हैं। तो हो सकता है यूनिट नंबर 1 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, किसके ऊपर है यूनिट नंबर 1? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है लास्ट एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर सवाल पूछा था, 2018 में इसके ऊपर पूछा था, 2020 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था। हर एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल पूछे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, बट जो जो एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन बैंक में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 के नीचे लिख दिया है। तो बेसिकली जैसे ही मेरा यूनिट नंबर 1 सिखा के हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट के ऊपर
पास्ट एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे हैं। क्या आप लोग इन सारी सिखाई गई चीजों को समझ पा रहे हो और क्या आप जवाब दे पा रहे हो? इससे आपको समझ में आएगी ये बात जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आप लोगों की रिटन प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बताना चाहती हूं एक चीज। आज आपका पहला दिन है। हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स ऐसे होने वाले हैं जो होने वाले हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आपको समझता है? सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव, मतलब नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एक सवाल 4 गोला, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। ये कब होता है? फॉर एमसीक्यू, जो आपका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है। बट आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, मतलब सब्जेक्टिव है, मतलब आपको एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने हैं, चूज नहीं करना है गोला गोला जय माता दी बाकी सब राम भरोसे। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको लिखना है। पहली बात तो मेरा जो सब्जेक्ट है, लॉ का जो सब्जेक्ट है, इट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। बट थ्योरी सब्जेक्ट के साथ साथ मेरा पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर भी है, मतलब इट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, रिटन एग्जामिनेशन है। सो बेसिकली चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि थ्योरेटिकल है बट डिस्क्रिप्टिव नहीं है, गोला गोला है। समझ रहे हो? मेरा पेपर कैसा है? थ्योरी तो है और थ्योरी के साथ साथ कैसा है? डिस्क्रिप्टिव है। तो सिर्फ समझ के चलने वाला है क्या? आप बता मुझे। चलो समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कौन सी चीजें जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए, समझ लिया। बट समझने से क्या आपको मार्क्स मिलने वाले हैं? नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो डायरेक्टली आपको 6 मार्क का सवाल पूछ लेगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लास में आपने समझ भी लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, सब कुछ हो गया, बट आपको इस समझने से एग्जामिनेशन में क्या 6 मार्क्स मिलने वाले हैं? नो। तो क्या लर्निंग भी जरूरी है या नहीं है? इसलिए क्लास में हम लोग बहुत सारा रिवीजन करने वाले हैं। इसी रिवीजन को मैं कहती हूं क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्या कहती हूं? क्यूमुलेटिव रिवीजन। इसका क्या मतलब होता है? या कम इन प्लीज, इट्स ओके। सुनो ना मेरी बात, जब क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आप नहीं, हम क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी, अगले दिन कुछ 4 नई चीजें सीखने के पहले हम पुरानी 4 चीजें रिवाइज करेंगे और फिर 4 नई चीजें सीखेंगे। तीसरे दिन पहले दिन के 4 सेक्शंस, दूसरे दिन के 4 सेक्शंस और फिर नए 4 सेक्शंस हो गए। ऐसे करते करते ये तब तक चलते जाएगा जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होती है। तो रिवीजन से क्या होगा? आप चीजों को भूलोगे नहीं, थिंग्स विल बी रिटेन्ड इन योर माइंड, थिंग्स विल बी रिटेन्ड इन योर माइंड। जितना ज्यादा आप अटेंटिव रहोगे क्लास में, उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव, क्योंकि तब उतनी मेहनत कम, तब आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हो एज कंपेयर टू बाकी के बच्चे जो लर्निंग पे फोकस करते हैं। लर्निंग हम ऑलरेडी क्लास में ही कर चुके होंगे। एंड प्लस मैं खुद आपको अभी अप्रोक्सीमेटली 8-10 दिन तो मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, पहले तो हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। 8-10 दिन के बाद एवरी वीक हम लोग 2-2 आंसर्स जो है उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, और 2-2 क्वेश्चंस एज होमवर्क। तो रिटन प्रैक्टिस भी होगी, जिसके लिए मुझे आप लोगों से लगेगी एक सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। ठीक है, आज आपका पहला दिन है इसलिए मैं आपसे कुछ भी स्टेशनरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, बट व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल, अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ, हर एक सब्जेक्ट के लिए, इनफैक्ट लॉ के लिए ही नहीं, मैथ्स के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, अकाउंट्स के लिए अलग, और मेरे सब्जेक्ट के लिए रहेगी एक आपकी सेपरेट बुक। सेपरेट बुक के साथ साथ आई वांट अ परमानेंट मार्कर, छोटी वाली परमानेंट मार्कर जो होती है ना, वैसी वाली मुझे पेन चाहिए, क्योंकि मेरी बुक्स जो है वो ग्लॉसी है। तो अगर आपको लिखना है इसके ऊपर, आपको परमानेंट मार्कर से लिखना होगा। एंड इफ यू फील दैट यू डोंट वांट टू बाय अ परमानेंट मार्कर, आप क्या कर सकते हो, स्टिक नोट्स आते हैं, स्टिक नोट्स। पता है आपको स्टिक नोट्स? किसी के पास यहाँ पे है स्टिक नोट्स? दे सकते हो मुझे? बेटा अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं बताऊंगी आपको जब कभी भी कुछ लिखना रहेगा, ठीक है? बस कोई भी एक बच्चा पास कर दो,
हाँ, आप क्या करोगे, ऐसी स्टिक नोट्स लेके आओगे, ठीक है, ऐसी स्टिक नोट्स लेके आनी है, अलग अलग साइजेस में आती है, इससे छोटी भी आती है और इससे एक बड़ी भी आती है, तीनों भी प्रकार की स्टिक नोट्स लेके आना। इस पे फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया व्हाट डू यू मीन बाय एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, आप इसी चिट्ठी पे ये एग्जाम्पल लिख सकते हो और उसको यहां पे चिपका सकते हो इस पेज पे। तो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने क्लास में एग्जाम्पल पढ़ाया था, जब आप आपकी टेक्स्ट बुक खोलोगे, ये चिट्ठी पे लिखे हुए एग्जाम्पल से आपको वो सेशन क्लिक हो जाएगा, याद हो जाएगा, और लर्न करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए और भी ज्यादा आसानी रहेगी। और बाकी राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं हमारी नोटबुक में, और साथ साथ में मैं देने वाली हूं और एक चार्ट बुक। चार्ट बुक में मैंने क्या किया है, हमारा पूरा सिलेबस 25 पेजेस की चार्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर बुक। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ समरी बुक। All those things which are given in the main book are given in that chart book also, but in summary. So basically सारे salient points जो है, सारे important points जो है, मैंने यहाँ पे short में cover कर दिए हैं। तो एक बार आपका main book से reading हो जाता है, अगले बार के सारे revisions जो है आप उस chart book में से कर सकते हो। आपको पता है 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन में जो आपका एटीट्यूड था, बहुत अलग ही एटीट्यूड था। मतलब जब हम डिस्कस भी करते थे पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से या सिबलिंग से, हम लोग ये डिस्कस करते थे 80 प्लस मिलेगा या 90% प्लस मिलेगा या 95% प्लस मिलेगा। कभी ये नहीं डिस्कस करते थे पास या फेल। ऐसा करा 10th में किया था क्या? 12th में तो और भी भारी, पढ़ाई नहीं करते हुए फिर भी कॉन्फिडेंट थे कि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। मजाक मजाक में पास हो गए। तो ये एटीट्यूड 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड को तो आपने काफी सीरियसली लिया था। 12th के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी, स्पेशली ये पैंडेमिक और ये लॉकडाउन और पता नहीं क्या पढ़ाई की भगवान जाने। तो 12th के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, बट यस 10th स्टैंडर्ड में आपने काफी प्रिपरेशन किया था और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट थे, पास तो छोड़ो, आप यही डिस्कस करते थे 80+% मिलेंगे या 90% प्लस। तो क्या ये सेम एटीट्यूड सीए फाउंडेशन में भी हो सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। पर उसके लिए क्या लगने वाला है? उसके लिए लगने वाला है थॉरर प्रिपरेशन। आप लोगों ने एकदम सही समय पे फाउंडेशन की क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि देखो अभी नवंबर आधा खत्म हुआ है, मतलब आधा बचा हुआ है। आप लोगों की एग्जामिनेशन मई में है। You have ample of time to understand, learn and practice. Practice is going to make you perfect. अगर आप देखते होगे स्कूल के टीचर्स का क्या एटीट्यूड था, 9th के मिड टर्म से ही 10th का प्रिपरेशन शुरू कर देते थे। ऐसा होता था हमारे स्कूल में, तो ऐसा ही हुआ था। 9th आधा ही खत्म हुआ था कि 9th के साथ साथ 10th के प्रिपरेशन शुरू हो जाते थे। इनफैक्ट 9th स्टैंडर्ड का समर वेकेशन भी नहीं मिलता था, उसमें 10th स्टैंडर्ड की हमारी पढ़ाई शुरू कर देते थे। हम लोग इतना पढ़ते थे कि एक लेवल के बाद ऐसा लगता था कि बस अभी नहीं कर रहा है। अब हम ये भी बता सकते हैं कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक का कौन सा पर्टिकुलर बैटल कौन से पेज नंबर पे है। इतने लेवल तक प्रिपरेशन हो जाता था। मतलब इंग्लिश के ऐसे तो हमें ऐसे लर्न हो जाते थे, हमें पता होता था इससे बाहर तो कुछ आने ही नहीं वाला है। वो सेम प्रिपरेशन जो है हम लोग करने वाले हैं फाउंडेशन में। So we are not going to think about are we going to pass or are we going to fail. हम लोग यही सोचने वाले, हम लोग एग्जामिनेशन लाने वाले हैं 60+ या 70+। बट ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कौन दे रहा है, मैं या आप? तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, कभी कभी डांट भी सकती हूँ, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ओके। बट फाइनली मेहनत किसको करनी है? आप लोगों को। पेपर किसको देना है? आप लोगों को। अगर आपने ये ठान लिया कि मैम ने जो भी इंस्ट्रक्शंस क्लास में दिए हैं वो हम फॉलो करने वाले हैं, और आप अगर उसे फॉलो करोगे, बिलीव मी, यू आर श्योरली गोइंग टू गेट एन एग्जामिनेशन। तो अगर मैं ये बात बोल रही हूं, उसी के साथ साथ मैं क्लास के कुछ रूल्स भी बता देती हूं लगे हाथ, जो आपको फॉलो करने होंगे। सिर्फ एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं, till the time the class is going to end, okay? और मेरे साइड से मैं आपको गारंटी देती हूं कि मैं आप लोगों का साथ एंड तक रहूंगी। मैं आप लोगों के साथ, सिर्फ क्लास खत्म हो गई तब तक मेरा साथ है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होने वाला है।
एक क्लासेस के बाद भी मेरे रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती रहेगी, हमारे साथ साथ 1 डे बिफोर रिविजन्स हो गए, अमेंडमेंट क्लासेस होगी, तो सारे सपोर्टिंग थिंग्स जो है मैं आपको देती रहूंगी इवन आफ्टर द क्लासेस गेट ओवर. एटीट्यूड सिर्फ आपका रहने वाला है, हाउ मच बेस्ट यू वांट टू टेक फ्रॉम मी. आई एम रेडी टू गिव माई 100% टू यू ऑल. हाउ मच यू वांट टू टेक फ्रॉम मी इज नाउ योर कॉल. ओके, तो कुछ छोटे रूल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे फॉर द क्लास, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इट्स अ बिग क्लास. फाउंडेशन के आप लोग तो फेस टू फेस के सारे बच्चे हो, प्लस साथ साथ में मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे हैं, पेन ड्राइव है, गूगल ड्राइव के बच्चे हैं. समय पे क्लास कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे बट वो थोड़ी बहुत ही रहनी चाहिए, है ना. तो उसके लिए कुछ रूल्स मैंने सेट किए. सबसे पहला रूल तो ये रहेगा दैट एवरीवन हैज टू बी ऑन टाइम इन द क्लास. ओके, ठीक है, एवरीवन हैज टू बी ऑन टाइम. ओके, अगर आप लेट होते भी हो, यू नीड नॉट वरी, यू कैन जस्ट ओपन द डोर एंड यू कैन सिट एनीवेयर बिहाइंड. क्योंकि क्या होता है जब आप आगे आते हो ना, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. स्पेशली दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल द गर्ल्स दैट प्लीज बी ऑन टाइम इन द क्लास. नहीं तो क्या होता है, जब तक आप बैठते नहीं हो ना, नजरों से ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, वैसा हो जाता है. और जो चाहे कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, यहां से उनका ध्यान एग्जिट हो जाता है और वहां पे एंटर कर लेता है. दिस वी डोंट वांट टू हैपन. ओके, तो प्लीज बी ऑन टाइम. और अगर चलो हो सकता है जेन्युइनली फॉर सम रीजन यू माइट बी लेट इन क्लास, हो सकता है कभी कभार, तो इट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील. आप सिर्फ बाकी के बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, आके उधर पीछे बैठ जाना. बाद में जब मैं कुछ लिखा हो या कुछ डिस्कशन चालू हो, तब फिर आप आके आगे अपने बेंचेस पे बैठ सकते हो. ठीक है, तो वैसे भी ये क्लास का बेस्ट एडवांटेज है दैट द डोर इज एट द एंड. तो आप आके पीछे के बेंचेस पे कहीं पे भी जगह ऑक्यूपाई कर सकते हो. द अदर स्टूडेंट्स विल नॉट एटलीस्ट गेट डिस्टर्ब्ड. ओके, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द क्लास इज दैट यू हैव टू कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड. ओके, नो यूजिंग योर सेल फोन्स इन क्लास. चाहे कितना भी अर्जेंट कॉल क्यों ना हो, यू कैन नॉट अटेंड एनी क्लास. आपके घर वालों को बता देना कि हमारी क्लास जो है वो 3:30 तक रहती है. उसके बाद आपको जितनी बातें करनी है, जितनी चैटिंग करनी है, जहां घूमने जाना है आप जा सकते हो. 3:30 के बाद 3:30 तक आपको किसी से भी फोन पे बातें नहीं करनी है. अगर आपको किसी से बातें करनी है, वो इकलौता इंसान मैं रहने वाली हूं. उसके अलावा किसी से भी आपको बातें नहीं करनी है. ठीक है. हाँ, अगर किसी को मैंने चैटिंग करते हुए पकड़ लिया या फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया या गेम्स खेलते हुए पकड़ लिया, आई विल कॉन्फिस्केट दैट फोन. ओके, फॉर 2 days. उतना ही नहीं, मैं रात को चैटिंग भी करूंगी. ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा रिस्क है. बाद में मुझे कहना नहीं आपने. ठीक है, साथ साथ में द थर्ड रूल ऑफ द क्लास इज गोइंग टू बी, देखो मेरा जो सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू बी आफ्टर लंच ना, इट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन. पहली बात तो इट इज द लास्ट सेशन एंड वो भी इट इज आफ्टर लंच. तो कितना बढ़िया है. और वो भी थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव पेपर है, और क्या हो सकता है. और क्लास में एसी चालू, पर्दे वर्दे लगे हुए, और क्या माहौल चाहिए. आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू ऑल टू स्लीप इन क्लास. ओके, वैसे तो क्लास का ऐसा माहौल रहेगा ही नहीं जहां पे यू विल फील स्लीपी और ड्राउजी, बट जस्ट इन केस you are found sleeping, I am going to punish the student sitting next to you. Okay, so you have to make it sure that nobody around you is sleeping, otherwise band उसकी नहीं आपकी बजने वाली है. ठीक है, so try being awake and try keeping the other person being awake. Okay, and along with that obviously देखो the sessions are never going to be monotonous. आपने अगर मेरे lectures YouTube पे देखे होंगे, आपको पता होगे मेरे lectures बिल्कुल भी monotonous नहीं होते. It is always interactive. Okay, तो मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों को पूछूंगी, आप लोगों को जवाब देने होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं डायस पे आऊंगी, बोलूंगी और खत्म हो गई बात. वैसे सेशंस बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हमारे. ओके, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव सेशंस. ओके, तो आप लोगों को जवाब देना है. नो मैटर वेदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, यू हैव टू गिव द आंसर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज गिविंग द आंसर्स. ओके, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए स्पेशली एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, तो वहां से आप हमारे साथ चैटिंग कर सकते हो, बट आप लोगों को जवाब देना
बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाब देते वक्त ये नहीं सोचना है कि बाजू वाला या बाजू वाली क्या सोचेगी, वो भी वही सोचता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, सो यू गिव द आंसर। यहां पे आपने गलत किया चलेगा, इट इज ओके। वहां पे आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे मतलब कहां, आपके एग्जामिनेशन के 3 घंटों में, क्योंकि वहां पे अगर आपने गलत कर दिया इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 6 months। यहां पे अगर आपने गलती कर भी दी है इट इज ओके, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। मैं आपको कुछ चिल्लाने वाली नहीं हूं कि आपने ऐसा कैसा गलत जवाब दे दिया और आप सुन नहीं रहे थे क्या, या आपको समझ में नहीं आया क्या, ऐसा मेरा बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। इट इज ओके, we are humans, we might make mistakes, but what we should be doing is we should be learning from the mistakes। तो अगर आपने सवाल का गलत जवाब दे भी दिया है, आप तभी समझ लो कि आप क्यों गलत हुए, और आपकी बुक्स में मार्क कर दीजिए कि ये सवाल का जवाब मेरा गलत आया था, इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, और आपकी वीकनेसेस की स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करना वो जिम्मेदारी मेरी है। बट जवाब दो, जवाब नहीं दोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आने वाला है कि आप लोगों को समझा है, नहीं समझा है, ठीक से समझा है या गलत तरीके से आपने समझा है। क्योंकि देखो, जब आप सवाल नहीं पूछते हो तो या तो आप लोगों को कुछ नहीं समझा है, या तो आप लोगों को सब कुछ समझा है। अब सब कुछ समझा है हर एक बच्चे को, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब अब आप खुद जज कर लीजिए। सो जिम्मेदारी आपकी है कि आप मुझे रोको या आप मुझे पूछो, या अगर गलत जवाब दिया है आप समझो कि आप क्यों गलत हुए हो। मेरे साइड से अगर मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं समझाऊंगी, आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो, तो फिर आप मुझे आके डांट देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल देना मैम ऐसा कैसा, ऐसे कैसे मैम, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ। ये जिम्मेदारी मेरी है एज forget as a teacher, but morally also I am responsible to solve anything that you have misunderstood. Okay? तो अगर कुछ भी गलत हो जाता है या कुछ भी डाउट आता है तो obviously you can ask me those things, and obviously even after the class gets over, सेल्फ स्टडी करते वक्त अगर आपको लगता है कुछ डाउट आया है, आप लोग जानते हो हमारे पोर्टल SPC का जो वेबसाइट है उस पर स्पेशली हमने एक पोर्टल क्रिएट किया है रिलेटिंग टू डाउट्स। तो वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, विद इन अ डे योर डाउट्स विल गेट रिजॉल्व। क्योंकि बहुत बार होता है क्लास के फ्लो में आपको समझ में ही नहीं आता है कि कुछ डाउट आया है, यू फील हाँ सब समझ में आ रहा है। लेटर ऑन व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, दैट टाइम यू फेस द डाउट्स। तो इसलिए तब आप क्या कर सकते हो, क्लास तो खत्म हो गई होगी, आप क्या कर सकते हो, डाउट पोर्टल्स पे अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, तो वहां पे आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई या नहीं बात? अच्छे बच्चों आप लोग सब, अभी 12th हुआ ना आप लोगों का, और सभी के एग्जामिनेशन मई 2022 में है। किसी की है नवंबर में एग्जामिनेशन? सभी की है मई 2022, है ना? चलो बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं। कुछ बातें, आप लोगों ने आज नोटबुक्स लाई है क्या? कितने लोगों ने नहीं लाई है नोटबुक्स? इट्स ओके, यू कैन रेज योर हैंड्स बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी कोई नोटबुक तो होगी आप लोगों की, कुछ छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए, बाद में आप सेपरेट बुक में कॉपी कर लेना, है ना? स्टेशनरी सबने लाना, ऐसा नहीं सोचना कि लड़की वाला काम है हम नहीं करेंगे, लड़का लड़की वाला काम ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जब लिखने के लिए कहूंगी ना तभी लिखना है, ठीक है? आई गिव टाइम फॉर द राइटिंग पार्ट। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, सुनो ना मेरी बात, मैं चाहती हूं कि आप लोग सब मुझे सुनो, क्योंकि राइटिंग पार्ट कैन ऑलवेज बी डन लेटर ऑन, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन, वो एक ही बार होने वाला है। देखो, मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा कितना लेट आ रहे हो आप क्लास में? ये देखो, ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम नजर आ रहा होगा। क्या आप लोग सब्जेक्ट का नाम एक साथ मेरे लिए रीड कर सकते हो? एवरीवन कम ऑन। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड कितने मार्क्स का पेपर है? ये आपका पेपर नंबर 2 होता है। सबसे पहला पेपर जो आपका होता है सीए फाउंडेशन में, दैट इज गोइंग टू बी अकाउंट्स।
अकाउंट्स के पेपर के बाद आपका कौन सा पेपर होगा? और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लॉ कितना इंपॉर्टेंट पेपर है. अगर आपने सीए का करिकुलम स्टडी किया होगा बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, यू विल रियलाइज सिर्फ 2 ही ऐसे पेपर्स होते हैं जो तीनों भी स्टेजेस में कवर होते हैं. सिर्फ 2, तीनों भी स्टेजेस. मतलब आप लोग जानते हो आप लोगों की लाइफ में 3 पड़ाव होने वाले हैं. सबसे पहला पड़ाव इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज सीए फाउंडेशन. फाउंडेशन जैसे ही आप क्लियर करोगे, 1 साल बाद आप लोगों का सेकंड स्टेज होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी सीए इंटरमीडिएट. क्या है? सीए इंटर, जिसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी. और आर्टिकलशिप के 3 साल बाद आप लोगों का होने वाला है सीए फाइनल का पेपर. कौन सा? सीए फाइनल. आपके ये तीनों भी जो स्टेजेस है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इन तीनों भी स्टेजेस में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सभी स्टेजेस में कवर होते हैं. एक होता है अकाउंट्स और दूसरा होता है लॉ. अकाउंट्स तो ऑब्वियसली आपका बेसिक सब्जेक्ट होने वाला है, बिकॉज यू आर अ टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. अकाउंट्स नहीं आया तो क्या सीए बने आप? बट आप सोचो, अकाउंट्स को जितनी इंस्टीट्यूट ने इज्जत दी है, उतनी इज्जत इंस्टीट्यूट ने लॉ को भी दी है. मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये पेपर है. अगर नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट तो शायद इंस्टीट्यूट उसको फाउंडेशन में कवर नहीं करती, बट इंस्टीट्यूट ने उसको कवर किया है. एंड अलॉन्ग विद दिस लेट मी टेल यू, अर्लियर जो ओल्ड कोर्स था ना सीपीटी का, मतलब 2018 के पहले फाउंडेशन में 3 ही एक्ट्स हुआ करती थी. 3 ही एक्ट्स हुआ करती थी. बट जब नया करिकुलम लॉन्च हुआ 2018 में, इंस्टीट्यूट ने 3 एक्ट्स के साथ साथ और 2 नए एक्ट्स डाले. 2 नए एक्ट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट ने बीसीआर को भी इंट्रोड्यूस किया. Earlier in CPT, law was only for 40 marks, and now it has become a full paper for 100 marks. These are direct hints that the institute is giving us on how important this subject is. Institute खुद कह रहा है कि 40 मार्क का पेपर मैंने 100 में कर दिया है. इंग्लिश नहीं था, उसमें इंग्लिश ऐड कर दिया है. 3 एक्ट्स थे, उसमें 5 एक्ट्स डाल दिए. इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वो 2 एक्ट्स कर देता, 1 एक्ट करता या सब्जेक्ट को ही हटा देता. बट उसने पूरा 100 मार्क्स का पेपर कर दिया, सिलेबस बढ़ा दिया और उसमें इंग्लिश भी ऐड कर दिया. मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब्जेक्ट. इनफैक्ट फाउंडेशन के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो. बट लेट मी टेल यू, ये सारे 5 एक्ट्स में से 2 एक्ट्स है, कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, विच आर गोइंग टू बी अ बेस फॉर इवन सीए इंटर. इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आप लोगों को सिर्फ 72 सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं एट द फाउंडेशन लेवल, और बाकी के सारे सेक्शंस जो है वो दिए हैं वहां पे मतलब कहां पे? सीए इंटर में. सो बेसिकली फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने आपको हल्का सा डोज देने की कोशिश की है. बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन सीए इंटर. वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013, पूरी कंपनीज एक्ट 2013 अगर आप देखोगे ना, 470 सेक्शंस का है. कितना? 470. इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन लेवल पे सारे बेसिक चीजें जो है कंपनीज एक्ट के कवर कर दिए. कंपनी क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें जो है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप क्या है, डिबेंचर्स के टाइप क्या है, ये सारी बेसिक चीजें इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, फाउंडेशन लेवल पे कवर कर दिया है. सो बेसिकली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. उसके बाद कुछ सेक्शंस सीए इंटर में है 148 तक, और 149 से लेकर 470 तक वो कवर होने वाला है सीए फाइनल में. तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो. कंपनीज एक्ट भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी और लॉ, ये सब्जेक्ट भी. इनफैक्ट आज का सेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ रिलेटिंग टू व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट. लॉ में कौन सी सारी चीजें कवर होती है, एक्ट को कैसे बनाया जाता है, एक्ट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स, एंड वाई बेसिकली हमने कानून बनाया है. और जब मैं लॉ कहती हूं, इट इज नॉट ओनली कंफाइंड टू बिजनेस लॉ. आपको
इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाया जाने वाला है, जीएसटी एक्ट पढ़ाया जाने वाला है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको एक्ट्स पढ़ाई जाने वाली है सीए फाइनल में, जैसे सिक्रा, सेबी। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स कवर होने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। बट पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, यही 100 मार्क्स का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो मेरा वाला हिस्सा है, जो 60 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें 5 चीजें हैं, 5 एक्ट्स है। एक्ट्स क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूं, अभी आप सिर्फ सुन लो। देखो, 5 एक्ट्स है। सबसे पहली एक्ट जो है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सी है? बेसिकली ये एक्ट में क्या लिखा होता है, जब 2 लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कितनी पार्टीज लगती है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, कब उनमें कैपेसिटी होती है, कंसिडरेशन होना क्या जरूरी होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब गुड्स का सेल और परचेज होता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, ये आईफोन को खरीदा है, मैंने पैसे दिए हैं और उसके बदले में मैंने ये फोन खरीदा है, तो what have I done? I have purchased goods and the shopkeeper has sold the goods. जब कभी भी goods को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अट्रैक्ट होती है। Who is a seller? Who is a buyer? सेलर क्या देता है, बायर उसके बदले में क्या देता है, कब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अच्छा, मैंने पैसे दे दिए, उसने मुझे फोन ही नहीं दिया, तो मैं उसके अगेंस्ट क्या कर सकती हूं, या हाँ तो फिर सिर्फ केस क्या कर सकती हूँ, या क्या मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, या बहुत सारी चीजें होती है ना। उल्टा भी हो सकता है, मैंने उससे फोन ले लिया, मैंने पैसे ही नहीं दिए उसको, तब वो क्या कर सकता है मेरे अगेंस्ट, है ना। क्या वो फोन ले सकता है, या क्या वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, वो करेगा तो क्या करेगा, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अलॉन्ग विद दैट द थर्ड एक्ट दैट यू हैव इज द पार्टनरशिप एक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं टुगेदर, इट इज नोन एज अ पार्टनरशिप। ओके, उसके बारे में कितने पार्टनर्स मिनिमम होते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं, क्या प्रॉफिट कमाना जरूरी है, हर एक पार्टनर की राइट्स क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, पीएसआर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हुआ है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई इंसेन हो गया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो क्या होगा उस फर्म का, वो बताया गया है इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। साथ साथ में है आपका कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में आपको सिर्फ बेसिक चीजें हैं, कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्स के क्या टाइप्स होते हैं, कंपनीज के क्या टाइप्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और कुछ ही सालों पहले 2008 में कंपनी के एडवांटेजेस को और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस को कंबाइन करके हमने एक नई एंटिटी को बनाया, जिसको हम कहते हैं एज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों के भी एडवांटेजेस को कंबाइन करके हमने एलएलपी बनाया, और इसी को कहते हैं एज द एलएलपी एक्ट। सो व्हाट इज एन एलएलपी? एलएलपी में कितने मिनिमम पार्टनर्स, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स, उनकी क्या राइट्स, उनकी क्या ड्यूटीज, कौन मैनेजमेंट में रहेगा, किसकी ओनरशिप है, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है अंडर द एलएलपी एक्ट। तो ऐसे करके 5 एक्ट्स बनती है आपका लॉ का सिलेबस। और सेक्शन बी जो है दैट इज BCR, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, विच विल बी फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, तो एक काम करो, जिनके पास नोटबुक्स है, जिनके पास नहीं है वो कोई दूसरी बुक में आप ये कॉपी कर सकते हो, और बाद में कल लॉ की बुक में वापस से कॉपी कर लेना। इस चीज को आप लिख दो। क्या करोगे आप, पहले पेज पे आप लिखोगे आपका नाम, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम, और फर्स्ट पेज पे आप ये चीज लिख दीजिए। चलो, सबने लिखना है।
वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी लिखना है, ओके? नो बेटा, इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जितना सही आपने लिखा है उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? हो गया लिख के? Are you all done with the writing part? Yes, ma'am. चलो, क्या नहीं दिख रहा है बेटा? कुछ नीचे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा है। चलो, आई थिंक यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट, क्योंकि बातें चालू हो गई आप लोगों की। वो थोड़ा ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। अच्छा, सबसे पहली बात तो सवाल ये उठता है कि हमने कानून बनाया ही क्यों? What was the necessity of making law? प्रॉब्लम मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसा लगने लग गया कि लॉ बनाना जरूरी है? सोचो आप। नहीं, लोगों को रूल्स फॉलो करवाने की क्यों जरूरत पड़ी, बताओ मुझे। ओके फाइन, कोई कह रहा है कि मैम क्राइम्स बढ़ने लग गए, फ्रॉड होने लग गए, तो अब उसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को डराने के लिए कि अगर आप गलत करते हो तो कानून है, आपको कुछ सजा भी हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया, कानून बनाना शुरू कर दिया। तो अब देखो, हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड लॉज। अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं, सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बिजनेस लॉ। व्हाट लॉ आर वी स्टडिंग? बिजनेस, मतलब बेसिकली कॉमर्स करते वक्त, बिजनेस करते वक्त जो जो एक्ट्स अट्रैक्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उन एक्ट्स के बारे में हम लोग सिलेबस में पढ़ने वाले हैं।
तो देखो, यू कैन ईदर डू बिजनेस एज अ कंपनी और यू कैन डू अ बिजनेस एज अ पार्टनरशिप और एज एन LLP। और अगर आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, डे टू डे में आप न जाने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हो यार। देखो ना, जैसे कि आज आप पुणे आए हो, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर नॉट फ्रॉम पुणे? देखो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू ऑल। हो सकता है आप लोगों ने रेंट पे अपना एक फ्लैट लिया हो सकता है ना, रूम लिया है या फ्लैट लिया है या जो भी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड विद द ओनर ऑफ दैट फ्लैट, कि हम इतने महीने आपके घर में रहेंगे, हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है अब आपने मेस लगाई हो खाने पीने के लिए, महीने भर का आपने पैसा दिया है और उसने वादा किया है कि वो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपका फोन खराब हो गया, आपने फोन रिपेयरिंग के लिए दिया, कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आपने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग को दिए हैं, लॉन्ड्री के लिए दिए है, वॉशिंग के लिए दिया है। अब ऐसे केस में व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने पे एंड पार्क में आपकी गाड़ी पार्क की है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आप दिन भर में एंटर करते हो। इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो आपके साथ क्या कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। पहले के जमाने में वी डिड नॉट हैव मोटर व्हीकल्स। एकदम पुराने जमाने में, बहुत पहले मोटर व्हीकल्स नहीं हुआ करती थी। अगर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, he used to walk and go. Okay, he used to walk and go. कभी आपने ऐसे सुना है दो लोग चल रहे हैं और अचानक से दोनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ हो गई? इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज द ब्रेन कंट्रोल्स अस। सो अगर हम किसी को सामने से आते हुए देख भी रहे हैं, वी गेट द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन दैट ईदर वी आर सपोज टू गिव हिम वे और whatever it is, और जो भी है हम लोग उसको इशारे से रोकने की कोशिश करेंगे या हम उसके जगह से हट जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है दो लोग चल रहे हैं और पता नहीं एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ हो गई। बट एक्सीडेंट्स कब होना शुरू हो गए? जब व्हीकल्स इन्वेंट हुए। व्हाई? बिकॉज व्हीकल्स डोंट हैव देयर ओन ब्रेन, दे आर मशीन्स। और मशीन्स का फेलियर हो सकता है। अ मशीन माइट फेल, हो सकता है ना मशीन फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गया या ब्रेक के बदले एक्सेलरेटर पे पैर दब गया, whatever might happen, it might happen that the machine might fail, which may lead to an accident, and this accident could lead to death. तो जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ने लग गए, व्हीकल से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो बढ़ने लग गई। देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, नजर आया आपको? क्या होने लग गया? व्हीकल से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी बढ़ने लगे। दैट इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज। एक हद तक भारत सरकार को लगा कि ठीक है, अगर एक्सीडेंट हुआ भी है लोग समझ जाएंगे, बट ऑब्वियसली आफ्टर अ स्टेज इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट थिंग्स कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। अब रूल्स को और रेगुलेशंस को लाना जरूरी हो गया था। लोग कैसे भी, कहीं पे भी, किसी भी वक्त, किसी भी स्टेट में गाड़ियां चला रहे थे और एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे और किसी एक की गलती से दूसरा इंसान सफर कर रहा था, जो सरकार सिर्फ देख नहीं सकती थी, एक्शन लेना जरूरी हो गया था। तो इसीलिए कुछ समय बाद भारत सरकार ने क्या किया? ट्रैफिक के रूल्स बना दिए। क्या किया? ट्रैफिक के रूल्स बना दे दिए, जैसे कि सिग्नल बना दिया और बोला एवरी पर्सन हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल हैज टू फॉलो दैट सिग्नल। सो अब हम देखते हैं रेड है, येलो है, ग्रीन है, हाँ है ना? सो यू आर सपोज टू स्टॉप व्हेन यू सी द रेड सिग्नल और यू आर सपोज टू गो व्हेन यू सी द ग्रीन सिग्नल। कोई नो ऑन जोन है नियर अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, कोई वन वे है, कोई टू वेज है, अरे हाँ है ना? कहां पे आप पार्क कर सकते हो, कहीं पे आप पार्क नहीं कर सकते हो। सो देयर आर वेरियस ट्रैफिक रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। ओके, व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव,
थोड़े तो हालत में रहने चाहिए ना, होश में रहने चाहिए. सो यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक एंड ड्राइव. ऑल दीज आर द रूल्स दैट द गवर्नमेंट मेड. और ये सारे रूल्स लिखे गए एक बुक में, जिसको हम अभी इनफॉर्मली कह सकते हैं अ रूल बुक. अ रूल बुक रिलेटिंग टू ट्रैफिक. सो ऑल द ट्रैफिक रूल्स वर रिटन इन दिस बुक. इस बुक को सरकार क्या करती है मैं आपको बताती हूं, ले डाउन करती है इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या है? लोकसभा एंड द राज्यसभा. यू नो, लोकसभा एंड द राज्यसभा. It lays it in both the houses of the parliament, in the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. After which it goes to our honorable President of India. एक बार प्रेसिडेंट ये सारे रूल्स देखता है. Currently we are looking into this situation relating to traffic rules. और प्रेसिडेंट जैसे ही कंसेंट देता है ये रूल बुक के लिए, this rule book it kind of becomes an act. जो हम लॉ में या कानून की दुनिया में उसको क्या कहते हैं? an act. So act कुछ नहीं होता है, but it is basically a set of rules that we are supposed to follow. तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है जो बनाई गई थी रिलेटिंग टू ट्रैफिक रूल्स, उसको हम लीगल भाषा में कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें लिखा गया है अगर आप मोपेड चलाना चाहते हो यू हैव टू बी कंप्लीट 16 ईयर्स. अगर आप ड्राइव करना चाहते हो यू हैव टू बी कंप्लीट 18 ईयर्स. यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. You have to have a license if you want to drive. You have to follow the traffic rules while driving. ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है in this rule book. और ये rule book बनाते हैं अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड्स. मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है इंडिया में. हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना एक डोमेन होता है. जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Railways. अरे हाँ है ना? So ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग होते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर के सारी टीम मेंबर्स होते हैं और यही एक्सपर्ट होते हैं अपने वो पर्टिकुलर फील्ड के. और अगर उन्हें लगता है उनके डोमेन में कोई पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड रूल्स बनाना जरूरी है, वो क्या करते हैं? उससे रिलेटेड रूल बुक बनाते हैं, ले डाउन करते हैं इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जिससे पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट कंसेंट देने के बाद बन जाती है एक एक्ट. एंड देन वी आर सपोज टू फॉलो दीज रूल्स. एंड इफ यू डू नॉट फॉलो it's a punishable offense. तो हो सकता है if you do not have a license and you're driving, you could be fined. आपने अगर सिग्नल तोड़ा है तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है. पीयूसी नहीं करवाया है तो फाइन लग सकता है. कोई भी रूल अगर आपने मोटर व्हीकल्स एक्ट का तोड़ा है तो आपको उसके हिसाब से जुर्माना जो है वो भरना पड़ता है. हो सकता है रिपीटेडली आप वही ऑफेंस कमिट कर रहे हो, आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके का ऑफेंस किया है और क्या ये ऑफेंस रिपीटेड ऑफेंस है. मतलब एक बार फाइन दिया, 2 बार फाइन दिया, 3 बार फाइन, बार बार वही अगर आप लगातार वही ऑफेंस कमिट कर रहे हो, ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट मींस दैट मनी डज नॉट रियली मैटर टू यू. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सस्पेंड योर लाइसेंस. लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी अगर आप फिर कंटिन्यू करते हो ड्राइव करना तो हो सकता है और गहरी सजा मिले, डिपेंडिंग अपॉन कितना गहरा आपका क्राइम है और कितने इंटेंसिटी से और फ्रीक्वेंसी से आप उस चीज को कर रहे हो. जज साहब वुड बी फ्री टू लेवी द पेनल्टी और द फाइन और सेंड यू टू जेल अकॉर्डिंग टू व्हाट द पर्टिकुलर क्राइम और ऑफेंस इज. तो ऐसे करके हमने क्या बनाई है? मोटर व्हीकल्स एक्ट. तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था रिलेटिंग टू व्हाई एन एक्ट वाज मेड. हम तो देख रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे लॉज. तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान है तो बिजनेस करेगा ही. इनफैक्ट जब पैसा भी इन्वेंट नहीं हुआ था तब भी इंसान बिजनेस करता था थ्रू द बार्टर सिस्टम. गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स.
मेरे खेत में एप्पल है, आपके खेत में गेहूं है, आई वुड सेल माई एप्पल्स फॉर द वीट दैट यू प्रोड्यूस। यस और नो? अब हो सकता है आपने मेरे एप्पल्स ले लिए बट आपने मुझे गेहूं नहीं दिया, तो मेरे साथ तो गलत हो गया। बट अब आई डोंट हैव एनी सोर्स टू से कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया है, और मैं प्रूव भी कैसे करूं, कुछ है ही नहीं रिटन डॉक्यूमेंट हमारे बीच में। तो अब जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ता गया, जैसे जैसे इंसान और चालाक होते गया, फ्रॉड्स भी बढ़ते गए, गलत काम भी होना शुरू हो गए, और अब एक स्टेज ऐसा आ चुका था कि गवर्नमेंट को लगने लग गया कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन डूइंग कॉमर्स एंड बिजनेस वो डिक्लाइन होने लग गया। डरने लग गए लोग कॉमर्स करने से या बिजनेस करने से, लगने लग गया गुड्स बेच दिए और पैसा नहीं मिला तो क्या, डर लगने लग गया बिजनेस करने से। तो ये डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस जो था उसको हम रीगेन करना चाहते थे। ये जो डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस था उसको हम क्या करना चाहते थे, रीगेन करना चाहते थे। डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को क्या करना चाहते थे, रीगेन करना चाहते थे। तो तब गवर्नमेंट ने सोचा अब इट इज हाई टाइम एंड नाउ वी शुड बी मेकिंग एन एक्ट रिलेटिंग टू द सेम। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अब हमने एक रूल बुक बनाई जो पार्लियामेंट में ले डाउन की गई, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया और फाइनली बन गई एक एक्ट जिसको हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है नाम बोलो तो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसे करके ये जो एक्ट है वो बनाई गई है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आपको? तो हर एक कानून का अपना एक पर्पस रहता है बनने का। जैसे जैसे हर एक एक्ट हम देखेंगे हम लोग समझेंगे कि क्यों वो एक्ट को बनाया गया था। बट पहले हम ये सीखना चाहते हैं कि एक्ट को ही कैसे बनाते हैं। हल्की सी झलक मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है कि हाउ एन एक्ट इज मेड, बट नाउ आई वांट टू टीच ऑल दिस इन डिटेल दैट हाउ एनी एक्ट फॉर दैट मैटर इज मेड। कोई भी एक्ट कैसे बनाई जाती है। डिफिकल्ट जा रहा है? देखो मैं आपको ये बताती हूँ, फिर आप लिख लेना बाद में, पहले सुन लो। लिखो मत अभी। याहू सर्च इंजन है ना। ये देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा है कुछ भी? कब से क्यों नहीं बोला आपने? अभी आ रहा है नजर? हाँ ये देखिए, अगर आप देखोगे ऑल दीज आर द मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। आप लोगों को सिविक्स अगर थोड़ा बहुत पता होगा, ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर,
आपने कौन से सुने होंगे, मैं आपको बताती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, सुना है आपने? अगर आप देखोगे इसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्टर जो है दैट इज निर्मला सीतारमन। ओके, आपने इनका नाम कभी सुना है? क्या आप ये चेहरे को जानते हो? और एक मिनिस्ट्री की हेड है वो, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप देखोगे उनकी भी कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। साथ साथ में आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अरे सुना है या नहीं सुना है? और कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनका नाम आपने सुना होगा, मिस्टर अमित शाह, इंडियन पॉलिटिशियन, हाँ या ना? और कौन से हो सकते हैं जो आपने सुने होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आयुष के बारे में आपने सुना है? आयुष के बारे में, हाँ, यस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी। नहीं सुना है आपने? रिसेंट मिनिस्ट्री है जो अभी बनाई गई है। सुनो ना मेरी बात, इंडिया में देखो, मोदी जी अकेले क्या सब काम कर सकते हैं? बताओ ना मुझे। नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी कंट्री को अगर उन्हें मैनेज करना है, इतनी सारी चीजों को अगर उन्हें देखना है, क्या उन्होंने अपना काम किसी और को डेलीगेट करना होगा? अरे हाँ या ना? क्या अकेले मोदी जी ये सब कर पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की उन्होंने अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स बना दिए। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मैं जानबूझ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही आपका LLP एक्ट एज वेल एज कंपनीज एक्ट 2013 आता है। तो ये चीज के बारे में तो आपको जानना ही है। दूसरे मिनिस्ट्रीज के बारे में आप जानो नहीं जानो फर्क नहीं पड़ता, बट इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो सुनो ना मेरी बात, बहुत सारी फील्ड्स है इंडिया में, एजुकेशन है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, डिफेंस है। तो अब क्या किया है मोदी जी ने? डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं और इन्हीं डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए उन्होंने टीम बनाई है और ये टीम के हेड्स बना लिए हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड जो है, जिसको हम पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं द कैबिनेट मिनिस्टर, इज मिस निर्मला सीतारमण। तो वो है जो लीडर है, समझ लो अपनी लेमन की भाषा में लीडर, और उनके अपने टीममेट्स है। वो क्या करते हैं? कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीजों को देखते हैं, संभालते हैं, लॉज बनाने तो लॉज बनाते हैं, अमेंड करना है तो अमेंड करते हैं, और कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो अब 2013 में कंपनीज एक्ट आया, आज भी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? ये और इनकी टीम। गेटिंग दिस और नो? तो देखो, कुछ तो हुआ होगा कुछ समय पहले। तो आप लोगों ने कभी सत्यम के स्कैंडल के बारे में सुना है? सत्यम, रामलिंग राजू, सुना है आप लोगों ने? ये चेहरे को आपने कभी देखा है? मैं आपको बताती हूं। मेरे पास ये चेहरे को आपने कभी देखा है? ही इज मिस्टर रामलिंग राजू। ओके, एंड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी सत्यम लिमिटेड इन द ईयर 1987, एंड कुछ साल पहले ही देयर वाज अ बिग स्कैंडल दैट हैड हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये स्कैंडल बाहर भी आया, एंड रामलिंग राजू एंड मेनी ऑफ द मैनेजमेंट एसोसिएट्स वर सेंट टू जेल ऑल्सो। अलोंग विद दैट ये कंपनी के जो ऑडिटर्स थे PwC, उनके भी ऑडिटर्स जो थे, उनका CA का जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट था वो कुछ सालों के लिए सस्पेंड किया गया था। तो एक बड़ा स्कैंडल हुआ था, करोर्स ऑफ डॉलर्स का। Okay, because this company was a listed company and also listed on 3 international stock exchanges.
पूरा ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज हिल गया था जब ये पर्टिकुलर स्कैम जो था वो बाहर आया। इसके बारे में मैं आपको क्लास में भी डिस्कस करने वाली हूँ और ये कहानी जो है वो बताने वाली हूँ। देखो पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। ये स्कैम के बारे में हम देखने वाले। तब सरकार को लगा, एमसीए के लोग, देखो दिस वाज अ कंपनी, सत्यम लिमिटेड वाज अ कंपनी, कंपनी के साथ स्कैंडल हुआ है। मतलब अब सोचो, सपोज आपने और मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ओके, और इस कंपनी के साथ स्कैम होता है और ये कंपनी के जो शेयर प्राइसेस थे, ये कंपनी के जो शेयर प्राइसेस थे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए as soon as the scam came out। अब हुआ क्या, नुकसान तो आम जनता का हो गया। हो सकता है हमने 500 रुपए में शेयर खरीदे थे और आज जब स्कैम बाहर आया शेयर प्राइसेस 27 रुपए हो गए, 26 रुपए हो गए। अब हमारा तो बैठे बैठे नुकसान हो गया। और जब हमारा नुकसान हुआ है और इतना बड़ा स्कैम बाहर आया है, इतने सालों का स्कैम बाहर आया है, सबसे पहले तो उंगली हम सरकार पे उठाए गए कि सरकार कर क्या रहा था या ऑडिटर कर क्या रहे थे। हम तो आम जनता है, हमने तो शेयर्स खरीदे और पैसा दिया, हमने भरोसा किया सरकार के बनाए गए लॉस पे और ऑडिटर्स पे भरोसा किया कि उन्होंने ऑडिट करके चेक किया और हमें बताया कि देखो जो कुछ भी लिखा गया है वो सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है, आप रिलाई कर सकते हो। तो हमने रिलाई किया, इसमें हमारी कहां गलती आई। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने लग गए कि अगर कंपनी से रिलेटेड इतने बड़े स्कैम्स हो सकते हैं, ये लोग किसी से नहीं डरते। मतलब सोचो ना, इट्स नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, एक दो लोगों से मैंने कुछ कांड कर लिए, कुछ फ्रॉड वर्ड कर लिया, पैसे लेके 9-2-11 हो गए। इट इज अ स्कैम रिलेटिंग टू अ कंपनी। हजारों क्या लाखों लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इतने मासूम शेयर होल्डर्स का, एम्प्लॉइज का, है ना, साथ साथ में गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे टैक्सेस मिलते हैं। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स, द डिबेंचर होल्डर्स, द क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स तो ठीक है उन्होंने शेयर्स दिए हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिबेंचर्स लिए होंगे, बॉन्ड सब्सक्राइब किए होंगे, वो इतने लाखों एम्प्लॉइज जो इस कंपनी में काम करते हैं, हाँ या ना, इतने लाखों लोगों का अगर इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, वेयर वॉज द जुडिशियल सिस्टम एंड वॉट वॉज द सिस्टम डूइंग when all this was happening in these number of years? Obviously question arise हुआ और क्योंकि ये scam बाहर आया, the government realized, the people in the Ministry of Corporate Affairs realized that now it is high time and we should be making a new act relating to companies। और इसीलिए जो 1956 का एक्ट था उसको हटा के हमने 2013 में कंपनी से रिलेटेड एक नया कानून बनाया जिसको हम कहते हैं एज अ कंपनीज एक्ट 2013। एंड बेसिकली ये एक्ट को बनाया ही गया है ऐसे सोचते हुए कि आज के जमाने के लोग सारे चोरी है। सच में अगर आप देखोगे, मैं आपको सिखाने वाली हूं सेक्शन नंबर 7 कंपनीज एक्ट का, इट इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट आप तब कर सकते हो कोई कंपनी को जब आप एक डिक्लेरेशन देते हो कि पिछले 5 सालों में मैंने कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट, फॉर्मेशन, प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। मतलब आज के जमाने में रामलिंगा राजू कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता क्योंकि ही विल नॉट बी एबल टू फाइल दिस डिक्लेरेशन, क्योंकि उन्होंने कांड किया है। सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 3 years। अभी कुछ साल पहले उनकी 3 years की जेल की सजा खत्म हुई है। ही विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू फाइल दिस डिक्लेरेशन। विल ही बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? नो। मतलब हमने सोचा ही है कि तू चोर है, तू अगर चोर नहीं है तो तू डिक्लेयर कर कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, तब हम तेरे को ऑथराइज करेंगे कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कैसे हमारे जमाने में 1956 में ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। 1956 एक्ट वॉज अ वेरी लीनियंट एक्ट। तब ऐसा एटीट्यूड था लॉ मेकर का कि नहीं, लोग गलत नहीं करते एंड प्रिंसिपल्स एंड वसूल एंड वैसा टाइप का मेंटालिटी था। बट नाउ इट इज चेंज्ड, ओके। आजकल फ्रॉड करना खेल खेल हो गया है। सो दिस वी डोंट वांट टू हैपन एंड दैट इज व्हाई यू विल रियलाइज, जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगी ना आपको,
सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर में भी यू विल रियलाइज इतने सारे सेक्शंस ऐसे हैं कि मतलब कहीं पे हमें खुद पे क्वेश्चन आने लग जाता है कि हम इतने बुरे हैं, मतलब इतने वाहियात हो गए हम कि आप लोगों को हर चीज पे हमसे डिक्लेरेशन फाइल करवाना जरूरी है कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, भाई हम अच्छे इंसान हैं, हमारे कोई वाहियात इरादे नहीं है और हमारे इरादे एकदम नेक है। इतने सारे मतलब कहीं कहीं पे तो कोई चीजें ना करने के मतलब पेनल्टी सेक्शंस होते हैं ना, आप रियलाइज करोगे पेनल्टी सेक्शंस इतने गहरे हैं। आपने स्कैंडल किया है 1 करोड़ का, बट आपको फाइन जो है, फाइन का अमाउंट सुनो, 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड, मतलब जैसे 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड, 1 करोड़ का कांड किया है तो मतलब 3 करोड़ और 25 करोड़, विच एवर इज हायर, विच एवर इज, मतलब अगर 1 करोड़ का कांड किया है इंटू 3 करोड़, 3 करोड़ और 25 करोड़ विच इज हायर, 50 करोड़ का अगर आपने कांड किया है, 50 करोड़ का, 50 करोड़ इंटू 3 करोड़ 150 करोड़ और 25 करोड़ विच एवर इज हायर, मतलब 150 करोड़, मतलब पैसे मिले 50 करोड़ और फाइन भर रहे 150। ऐसा बना दिया है हमने 2013 के कानून को, क्योंकि अब हम कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा हमने फाइन्स बढ़ा दिए हैं, पेनल्टीज बढ़ा दिए हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशंस बढ़ा दिए, बिकॉज सच काइंड ऑफ स्कैंडल्स नाउ द इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट अफोर्ड टू, क्योंकि फायदा किसी का होता है और नुकसान हजारों लाखों लोगों का होता है, पैसा तो डूबता है, बट अलॉन्ग विद दैट द क्वेश्चन अराइजेज, क्या हमारी जुडिशियल सिस्टम इतनी वीक हो चुकी है दैट इट इज नॉट इवन एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। ओके, तो देखो इसी से ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ये सत्यम का स्कैम हुआ और बहुत सारे स्कैम्स हुए, उन्होंने सोचा कि बस अब हम कोई नया कानून बनाना चाहते हैं, अब बहुत हो गया, अब हम 1956 में बनाए गए कानून को 2020 में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तब के लोगों की सोच और आज के लोगों की सोच बहुत अलग है। बदलते वक्त के साथ हमें कानून को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस टेक्नोलॉजी भी आ गई उस बीच, है ना। तो अब ई कॉमर्स बढ़ने लग गया और ई कॉमर्स के फ्रॉड का तो माहौल ही कुछ और है ना। तो अब हमने क्या किया, हम मतलब कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोग, उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया। उन्होंने क्या किया बोलो तो, एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट मतलब समझता है ना, लाइक समथिंग दैट इज नॉट फाइनल, टेंटेटिव हमने लिख दिया कि हम लोग ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। क्या किया उन्होंने, एक ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्ट रिलेटिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट। रिलेटिंग टू व्हाट, कम ऑन टेल मी, न्यू कंपनीज एक्ट। अभी तक किसने बनाया ये ड्राफ्ट, सिर्फ हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब देखो जैसे उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ने ये ड्राफ्ट बना दिया, ये रूल बुक बना दी, दिस रूल बुक will be laid down in both the houses of the parliament। तो ये लोकसभा, आपने देखा होगा लोकसभा, उसका तमाशा भी आपने बहुत बार देखा होगा, क्या कुछ नहीं होता है यहाँ पे। साथ साथ में राज्यसभा, आप बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, ये दोनों भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इस ड्राफ्ट को हम ले डाउन करते हैं, ठीक है। आफ्टर इट पासेज from the Lok Sabha and the Rajya Sabha both, it goes to our Honorable President of India. Who is the current President of India? Ramnath Kovind. And once the President of India gives his consent, this draft becomes an act. This draft becomes an act. And now it is known as the Companies Act 2013. What is it known as? The Companies Act 2013. And then this act is published in the official gazette. कहाँ publish होता है बोले तो, official. What is an official gazette? It is a kind of a government publication. It is a kind of a government publication. Okay? तो जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उससे आपको क्या समझ में आता है, क्या देश विदेश में चल रहा है। वैसे सरकार जो भी करती है, जो भी नए रूल्स, नए एक्ट्स, नए अमेंडमेंट्स ला रही है, रेगुलेशंस ला रही है, उसके बारे में पब्लिक को पता कैसे चलेगा,
through this government publication which is known as the Official Gazette of India. और फिर अगर आप कंपनी के रूप में बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है. दिस इज हाउ एन एक्ट इज मेड. कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग पहले ड्राफ्ट बनाते हैं. तो देखो कल जाके आप फाउंडेशन क्लियर कर लोगे और आप इंटर में आ जाओगे. इंटर में आपको आपकी इनकम टैक्स टीचर पढ़ाएगी इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाएगी? नहीं. कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ. तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ लोग रहेंगे जो एक्सपर्ट रहेंगे, वो अमेंडमेंट्स लाएंगे या नई एक्ट बनाएंगे, उसको ले डाउन करेंगे इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा जिसके बाद वो बन जाएगा एक एक्ट. डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी एक्ट बना रहे हो उसी कंसर्न मिनिस्ट्री के हेड और उनकी टीम ड्राफ्ट बनाती है. तो अगर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मेरा एजुकेशन से और एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई भी लेना देना नहीं है. आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. आई विल बी कंसर्न ओनली टू दोज मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट्स. और उसी में मैं अपना काम करूंगी और अपना फोकस रखूंगी. गेटिंग दिस और नो? या तो मेरे को खुद को लग रहा है कि अब नया कानून बनाने का वक्त आ चुका है, या तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगा, मोदी जी मुझे बोलेंगे कि देखो ये स्कैम हो रहे हैं आपके फील्ड में, आप क्या कर रहे हो. समझ रहे हो आप? और फिर हम लोग क्या करेंगे? उनके बोलने पे नया कानून बनाएंगे. गेटिंग दिस और नो? पक्का? तो देखो एक्ट कैसे बनता है. कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग क्या करते हैं? बोलो ना, क्या करते हैं? ड्राफ्ट बनाते हैं. ये ड्राफ्ट कहां पे ले डाउन किया जाता है? इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ये आपको पता है ना, लोकसभा राज्यसभा सब दिल्ली में है. एक साइड पे लोकसभा है, एक साइड पे राज्यसभा है और बीच में राष्ट्रपति भवन है ना. देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट एंड वंस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज कंसेंट इट विल बिकम एन. अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब एक्ट बना है आपको क्या लगता है कोई 1 2 3 4 चीजें लिखी होगी उसमें कि बहुत सारी चीजें लिखी होगी? अगर बहुत सारी चीजें लिखी है ऑब्वियसली बात है क्या उसको सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करना जरूरी है? अरे हाँ, है ना. कि बस एक बार जो लिखना शुरू किया बस खत्म करेंगे और फुल स्टॉप वहीं पे होगा, क्या ऐसा होगा? नहीं. बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बताना है, उनके बारे में हमें रूल्स बताने हैं, रेगुलेशंस बताने हैं, सजाएं बतानी है. तो ऑब्वियसली बात है देयर आर वेरियस मैटर्स दैट आर टू बी केटर्ड टू. तो अगर मैं सपोज एक बुक लिख रही हूं, जैसे मैंने सिर्फ ये एक बुक लिखी है, क्या मैंने सिस्टमैटिकली इस बुक को लिखा है? हर एक एक्ट को अलग अलग बताया है, एक्ट में अलग अलग यूनिट्स दिए हैं. मतलब कुछ तो सिस्टम होना जरूरी है ना. अगर सिस्टम नहीं होगा तो क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी? नहीं. तो मैंने बताया है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट है. पहले यूनिट में फॉर्मेशन के बारे में है, सेकंड यूनिट में कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में, थर्ड यूनिट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी के बारे में, और फोर्थ यूनिट पे अनपेड सेलर से रिलेटेड है. और फिर हर एक चीज का कंटेंट उसी के नीचे दिया गया है. सो देयर इज अ सिस्टम टू द बुक. वैसे ही अगर गवर्नमेंट या सरकार या ये मिनिस्ट्री के लोग अगर किसी चीज से रिलेटेड कानून बना रहे हैं, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू रीड द बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. अब देखो मैं उसको चैप्टर और यूनिट्स और ऐसा तो नहीं बता सकती. अब कानून बनाया है, कुछ तो ऐसे भारी साउंड करना चाहिए ना कि कुछ तो किया है भाई हमने भी, सरकार ने भी कुछ किया है. तो इसीलिए कानून की दुनिया में ओके हम इसको कहते हैं एज सेक्शंस. हम उसको क्या कहते हैं? एज सेक्शन. आपकी आंखों के सामने जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है दैट इज द बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. बेयर एक्ट मतलब दिस इज द एक्चुअल एक्ट एज इट इज, एज वाज मेड बाय द लॉ मेकर्स. लॉ मेकर ने जो एक्ट एक्चुअली बनाई है उसी की ये सॉफ्ट कॉपी आपकी आंखों के सामने है. तो अगर आप देखोगे इस एक्ट को, जैसे हमने हमारे सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. पूरी कंपनीज एक्ट जो है, पूरी कंपनीज एक्ट, उसको हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है. मैंने नहीं डिवाइड किया, किसने किया है? लॉ मेकर ने. क्या किया है? अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है. जैसे अगर आपको नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 क्या हेडिंग है उसका? प्रिलिमिनरी. चैप्टर नंबर 2
इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ऐसे देखो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 को। इतने सारे चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया ना 470 सेक्शंस है। और ये 470 सेक्शंस को देखो, आपको दिख रहा है लास्ट 470 सेक्शंस, ये 470 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है इन हाउ मेनी चैप्टर्स? 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स बोलो? 29 चैप्टर्स। पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है, और नहीं 29 चैप्टर्स है, और हर चैप्टर में कुछ कुछ सेक्शंस हैं। तो अगर आप देखते हो यूनिट हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 में आपको नजर आ रहा होगा 2 सेक्शंस हैं, दिख रहा है? सबसे पहला सेक्शन में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, एंड सेक्शन नंबर 2 इज रिलेटिंग टू डेफिनेशंस। सिर्फ 2 ही सेक्शंस है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है उसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक है। ऐसे करके 29 चैप्टर्स है जो डिवाइड किए गए हैं सेक्शंस में। अब हो सकता है एक सेक्शन के भी बच्चे हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूं, वही सेक्शन का बताती हूं जो आपके सिलेबस में है। आपको ना सेक्शन नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 8 है, ये सब सेक्शंस आपको सिलेबस में है, तो वही बताती हूं जो आपके सिलेबस में है। अगर आप देखोगे यहां पे आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 8, तो हम इसको पॉइंट नंबर 8 ना कहते हुए हम उसको कहेंगे सेक्शन नंबर 8। अगर मैं बुक लिखती तो मैं उसको कहती पॉइंट 8, पॉइंट 9, पॉइंट 10, बट ये मैं नहीं हूं, ये कौन है? लॉ मेकर है, कानून की दुनिया है ये, तो वही शब्द आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एज सेक्शन नंबर 8। देखो आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 1 में 2 सेक्शंस है, चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक है। तो 8 कौन से चैप्टर में आया? 2 में, जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है चैप्टर। तो अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 8 इज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन। ये 8th सेक्शन नंबर बताता है कैसे कोई एनपीओ, एनपीओ मतलब समझना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गन, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके बारे में है सेक्शन नंबर 8। फिर अगर आप देखोगे 8 के भी बच्चे, पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है क्या? ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 नजर आ रहा है या नहीं? तो सेक्शन 8 के अगर बच्चे हैं हम उसको कहते हैं सब सेक्शन। क्या कहते हैं? सब सेक्शन। तो बेसिकली अगर आप समझ लो, मेरे को ये सेंटेंस रीड करना है, हाँ सिर्फ समझो आप, ये सेंटेंस रीड करना है। द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन shall enjoy all the privileges and be subject to all the obligations of a limited company। मतलब बेसिकली अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल एक्टिविटी करना है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारे एडवांटेजेस और ऑब्लिगेशन मतलब वो सारी जिम्मेदारी रहेगी जो एक नॉर्मल कंपनी को रहती है जो प्रॉफिट कमाती है। हम डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। जैसे हमारी नॉर्मल कंपनी को लगता है वो सारे ऑब्लिगेशंस, वो सारे प्रिविलेजेस आपको भी रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस मैंने रीड किया है ना, उसको हम क्या कहेंगे? मैंने क्या रीड किया है? मैं कहूंगी आई हैव रेड सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या रीड किया है मैंने? बोलो तो बैक बेंचर्स बोलो। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2। एक दूसरा बताती हूं, अगर सपोज मैं ये वाला सेंटेंस रीड करना चाहती हूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस, अगर मैं ये सेंटेंस रीड कर रही हूं, मैं क्या कहूंगी? मैंने कौन सा सेक्शन और सबसेक्शन रीड किया है? बोलो तो। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब अगर आप देखोगे, हो सकता है
एक सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के भी बच्चे, आपको नजर आ रहा है ये ए बी सी नजर आ रहा है या नहीं, ये सेक्शन 8 है, उसका ये सबसेक्शन 1 है, और उसके ये आगे और भी बच्चे 1 2 3 ऐसे ए बी सी दिया हुआ है, नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? तो मतलब बच्चे के भी बच्चे, उसको हम कहते हैं एज क्लॉजेस. सो इफ आई एम रीडिंग दिस दैट these companies have to apply the profit or any other income only in promoting its object. So basically जो उनका पर्पस था, say my purpose was for the education of the underprivileged kids, जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया है या जो भी इनकम मैंने जनरेट की है उसी चीज के लिए मैं यूज कर सकती हूँ और किसी भी चीज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ. ये जब मैं सेंटेंस रीड कर रही हूँ ना, मैं उसको रीड करूंगी एज सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. कैसे रीड करोगी? सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज. और अगर क्लॉज के भी बच्चे हो गए तो उसको कहते हैं सब क्लॉज. सो बेसिकली अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, आप क्या कहोगे? एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. क्या कहोगे आप? एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. और अगर आपको कोई पूछता है कि एक्ट को बनाया कैसे जाता है, एक्ट को बनाया कैसे जाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग पहले क्या करेंगे? ड्राफ्ट बनाएंगे. ड्राफ्ट बनाने के बाद क्या होगा? इट विल बी लेड डाउन इन both the houses of parliament. After that, it will go to the president for his consent. And once the president gives his consent, the draft will become an act. में क्या क्या होता है? Section plus subsection plus clause plus sub. और ये act जैसे बनती है, आपको और मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया इतने दिनों में. क्या हमें पता है वो क्या कर रहे हैं? हमें पता कैसे चलेगा? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट. इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, जिससे हमें पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट ने इससे रिलेटेड कोई नया कानून लाया है, और अगर हम कंपनी के रूप में बिजनेस कर रहे हैं वो कानून हमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. यस और नो गाइस? तो देखो आज हमने सिर्फ 2 ही चीजें देखी है, सिर्फ 2 चीजें देखी और कुछ नहीं देखा है कि एक्ट कैसे बनाया जाता है, हाउ एन एक्ट इज मेड, व्हाई एक्ट्स आर मेड, वो भी हमने देखा. व्हाई एक्ट्स आर मेड एंड एक्ट में होता क्या है. सो इट्स नथिंग बट इट इज अ रूल बुक. बट ये रूल बुक को हम लीगल भाषा में कहते हैं सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज एंड सब क्लॉजेस. है ना? पक्का? 100%? यस. अभी तक लॉ क्या होता है वो मैंने आपको बताया नहीं है, बट ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है, इसलिए लॉ क्या होता है वो हम कल देखेंगे. देखो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, लॉ पढ़ाने वाली हूँ या एक्ट पढ़ाने वाली हूँ? लॉ. सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट. आज हमने सिर्फ देखा है एक्ट क्या होती है, दैट इज इट. व्हाट इज लॉ वो हम लोग कल देखने वाले हैं, बट मैं चाहती हूँ ये दोनों भी पीपीटीज आप लिख लो एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. टुडे इज द लास्ट सेशन ना, लॉ इज द लास्ट सेशन ना. बहुत ही बढ़िया. क्या करोगे आप? एक नए पेज पे आओगे, ठीक है? पहले पेज पे आपने सिर्फ लिखा है कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है? अब आप नए पेज पे आओगे और आप हेडिंग दीजिए. ये पीपीटी का हेडिंग आपको देना है, हाउ इज एन एक्ट मेड. हाउ इज एन एक्ट मेड. सबने लिखना है, इवन माई वर्चुअल स्टूडेंट्स. ओके, आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू ऑल अ पीपीटी बुक. ये जो पीपीटीज है ना, उसकी मैं एक पीपीटी बुक बनाऊंगी ताकि हम लोग राइटिंग पे कम टाइम डालें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और लर्निंग में ज़्यादा टाइम डालें. बट कुछ कुछ पीपीटीज है जो मैंने जानबूझ के आपकी पीपीटी बुक में नहीं दिए हैं, है ना, ताकि आप लोग हर रोज़ क्लास में आओ. तो और अगर आपने मिस कर दिया फिर बाद में दिक्कत हो सकती है. तो मैंने जानबूझ के वेल प्लान मैनर में हर हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखे हैं जहाँ पे आपको पीपीटी में लिखा होगी.
but majority PPTs are covered in the book. Okay, you have to write down this PPT. This PPT is going to be helpful in foundation, inter, final and always in your life. कि कैसे कोई कानून बनता है, एक्ट को कैसे बनाया जाता है. Official Gazette is the government publication, huh? कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, अरे कोई ऑफिशियल गैजेट बोल रहा है. गैजेट नहीं बेटा, गैजेट. एक मिनट रुको, ये हो गया क्या लिख के आपका? आपको ड्राइंग वाइंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतना से लिखना है. ड्राफ्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और उसके बाद एक्ट बन जाता है. नीचे एक सेंटेंस लिख दो, वंस द एक्ट इज मेड, वंस द एक्ट इज मेड इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. मैं ऑफिशियल गैजेट का स्पेलिंग बोल रही हूं, OFFICIAL, G फॉर गोवा, GAZETTE. ये देखो, GAZETTE, क्योंकि किसी ने ना चैट बॉक्स में गैजेट लिखा था, गैजेट, इसलिए मैंने स्पेलिंग बताया. और मैं ये बताना चाहती हूँ, ऑफिशियल गैजेट, दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? दो दिस सब्जेक्ट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, माय अप्रोच इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली रिलेट करूंगी और बताऊंगी, तो ही मजा आएगा. सिर्फ बुकिश नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होने वाला है. वी डोंट वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन एंड पास. वी शुड बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड. तो ही मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा और मेरे को लगेगा दैट आई हैव बीन हेल्पफुल फॉर योर लाइफ. ओके, दिस इज द एक्चुअल ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. आई विल जस्ट स्किप दिस पेज एंड आई विल गो टू द मेन पेज. एक मिनट रुक जाइए. इसको स्किप कैसे करेंगे? हाँ, ये देखो, ये रहा. जैसे अगर आप देखोगे आज 15 नवंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दिख रहा है आपको? इस मिनिस्ट्री ने कुछ तो नोटिफिकेशन पब्लिश किया है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने भी कुछ नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, नजर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, उन लोगों ने भी कुछ नोटिफिकेशन इशू किया है. तो अब ऐसे ही ये नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कौन सा नोटिफिकेशन है जो इन लोगों ने इशू किया है. इट इज़ अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. यू हैव फ्री एक्सेस टू दिस. रिसेंट वीकली गैजेट्स, इसमें देखो 13 नवंबर को कुछ मिनिस्ट्रीज ने कुछ नोटिफिकेशंस इशू किए हैं. तो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या कोई नई एक्ट आई है, उनके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है. एंड इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू, यू आर सपोज टू फॉलो दीज थिंग्स. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वो लिख दिया कि कैसे कानून बनता है. लिखा, वंस एन एक्ट इज मेड इट इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट. गैजेट का स्पेलिंग बोलो तो GAZETTE. बस इतना लिख दो, फिर आप जा सकते हो. एक्ट क्या होता है? एक्ट इज इक्वल टू
बेटा लॉ और एक्ट का डिफरेंस मैंने अभी बताया, कल होने वाला है, ध्यान दीजिए प्लीज। चीनू, चीनू देवी, लिखा? अरे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, आपको सिर्फ लिखना है एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। हो गया। So this is going to be all for today. Thank you very much all my dear friends. I will see you all tomorrow. Bye bye. Enjoy your day.